वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। नेशनल पेंशन स्कीम में रुझान तेजी से बढ़ा। स्वतंत्रता दिवस पर डीएम कार्यालय में फहराया गया उल्टा झंडा। क्या आप जानते हैं सीटीईटी और यूपी टेट के नए नियम? नई शिक्षा नीति, देश की ज़रूरतें पूरी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। यूपी सीएम योगी ने 4,000 रुपये प्रतिमाह देने का किया वादा। दस्तावेजों के सत्यापन पर अटका शिक्षकों का एरियर। स्कूलों की तैयारी, 4 महीने बाद आज से खुलेंगे स्कूल। उच्च शिक्षा का सपना साकार करेगी यूपी सरकार। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हैब यूट्यूब चैनल पर। और देश भर में देशवासी 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे। तमाम सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और नेताओं ने ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी। इसी क्रम में औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने डीएम कार्यालय में झंडा फहराया, लेकिन उन्होंने गलती से उल्टा झंडा फहरा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि औरैया के डीएम सुनील वर्मा ने गलती से उल्टा झंडा फहरा दिया। इस झंडे में केसरिया रंग नीचे जबकि हरा रंग आसमान की तरफ है। वहीं सीधे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। ध्वजारोहण के समय ना तो डीएम और ना किसी अन्य ने इस पर ध्यान दिया। इस दौरान एक शख्स लगातार फूल बरसाते हुए दिख रहा है, जबकि राष्ट्रगान के समय हर देशवासी को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होता है। बहरहाल उल्टे ध्वजारोहण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। औरैया के जिलाधिकारी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां ध्वजारोहण के समय उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया। यह हिंदुस्तान का ट्वीट है। द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीटेट और यूपी टेट द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी टेट के लिए अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं होने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई करती है और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इन दोनों शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का देश में काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। कब तक हो सकता है इन परीक्षाओं का आयोजन? सीटेट तथा यूपी टेट दोनों पात्रता परीक्षाएं इस वक्त अपने समय से काफ़ी पीछे चल रही हैं और दोनों का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीटेट के लिए अगस्त महीने के आखिर तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तथा इसके लिए दिसंबर तक परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। यूपी टेट का भी आयोजन दिसंबर माह तक करवाए जाने की उम्मीद है। सीटेट में हुआ है यह महत्वपूर्ण बदलाव। सीबीएसई द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीटेट में इस बार कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। सीटेट परीक्षा की डिग्री को इस बार जहां पूरे लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दिया गया है, तो वहीं सीबीएसई ने सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव किया है। दरअसल बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करके यह सूचना दी है कि इस परीक्षा में अब नई शिक्षा नीति के मुताबिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस नोटिस के मुताबिक सीटेट में अब तक तथ्यात्मक ज्ञान और अधिक वैचारिक समझ वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इस परीक्षा का आयोजन भी अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। यूपी टेट में किया गया यह अहम बदलाव। यूपी बीईबी ने भी यूपी टेट में कुछ अहम बदलाव किए हैं। सीटेट की तर्ज पर यूपी टेट की भी डिग्री को अब पूरे लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि यूपी टेट का आयोजन साल में एक बार किया जाता है, तो वहीं सीटेट का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली है। श्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से अब हमारे बच्चे ना ही कौशल के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भाषा को लेकर एक विभाजन पैदा हो गया है। भाषा की वजह से हमने देश की बहुत बड़ी प्रतिभाओं को पिंजड़े में बांध दिया है। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे तो आएंगे, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जब गरीब की बेटी और बेटा मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नई शिक्षा नीति में गरीबी के खिलाफ लड़ाई का साधन भाषा है। नई शिक्षा नीति गरीबी के खिलाफ लड़ाई के शस्त्र के रूप में काम करने वाली है। गरीबी के खिलाफ जंग जीतने का माध्यम भी मातृभाषा है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भाषा बाधा नहीं है, जिसका परिणाम देखा है। अब युवा खेल भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं। अब ऐसा ही जीवन के अन्य मैदानों में होगा। बेटियों को पीएम मोदी से मिला तोहफा। लड़कियों के लिए अहम घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने सैनिक स्कूल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। प्रधानमंत्री ने कहा, यह देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हों या ओलंपिक का मेडल, हमारी बेटियां आज भूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर हैं। मुझे लाखों बेटों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव और गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए वैसे तो कई योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसके तहत हजारों पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन
इसके आज हम इस आर्टिकल में जिन योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको शायद ही आपको ज़्यादा जानकारी होगी। ऐसे में अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं और जल्द ही आपको किसी परीक्षा में शामिल होना है तो ये योजनाएं एक सवाल की तरह आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप एक प्रतियोगी स्टूडेंट हैं और आपको भी 24 अगस्त को होने वाली पीईटी में बैठना है तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह आर्टिकल बेहद ही मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं हाल ही में शुरू की गई योजना के बारे में। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों मासिक भत्ता के रूप में 4,000 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। योजना के तहत 0 से 18 तक की उम्र वाले अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये की धनराशि प्रतिमाह मदद के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। कब से की गई थी योजना की शुरुआत? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जुलाई को लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत निराश्रित और अनाथ बच्चों का सहारा बनते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस योजना के तहत 4,050 बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। बरेली, दस्तावेजों के सत्यापन न होने की वजह से कई शिक्षकों का एरियर नहीं निकल पा रहा है, जबकि लेखाधिकारी कार्यालय से बीएसए को शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापित कर भेजने के लिए 2 सप्ताह में 3 बार पत्र जारी किया जा चुका है, जिसके बदले में विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती व अंतर जनपदीय तबादले के तहत आए शिक्षकों को वेतन तो मिल रहा है, लेकिन उनका एरियर नहीं निकल पा रहा है। जिले में कुल 8,589 शिक्षक हैं। इसमें हाल ही में जिले को 1,200 शिक्षक मिले हैं, जिसमें सैकड़ों बार विभाग के चक्कर काटने के बाद भी काफ़ी शिक्षक का एरियर तो निकल गया, लेकिन अभी भी जिले में 208 शिक्षक ऐसे हैं जिनका विभाग में सत्यापन न होने की वजह से उनका एरियर नहीं निकल पा रहा है। लेखाधिकारी योगेश कुमार का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की 3 बार शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापित कराकर कार्यालय भेजने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। शुरुआत में जिन शिक्षकों के सत्यापित अभिलेख उनका एरियर जारी कर दिया गया है, वहीं बीएसए विनय कुमार का कहना है कि एरियर जारी करने के लिए वेतन के लिए सत्यापित होने वाले दस्तावेज के पर्याप्त होते हैं। ऐसे में लेखाधिकारी को शिक्षकों का वेतन जारी कर देना चाहिए। 4 महीने बाद ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूल एक बार फिर तैयार हैं। स्कूलों ने एसओपी के तहत अपनी तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। इसके साथ ही कक्षाओं और परिसर का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। छात्रों को खड़े होने और बैठने के लिए चिन्ह बना लिए हैं। अभिभावकों के साथ स्टाफ को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन की ओर से तय समय सारणी में कॉलेज अपने टाइम टेबल व समयानुसार कक्षाएँ लगाएंगे। ऐसे में कोई 1 तो कोई 2 शिफ्ट में स्कूल खोलेगा। शासन ने 16 अगस्त से स्कूलों में शुरू होने वाली ऑफलाइन कक्षाओं के लिए 2 शिफ्ट तय की हैं। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र आधी क्षमता में सुबह 8 से 12 और दोपहर 12:30 से 4:30 तक आएंगे। हालांकि स्कूल अपने संसाधन व छात्र संख्या के अनुसार अलग अलग समय पर कक्षाएं चलाएंगे। अवध कॉलेजिएट के प्रबंधक सर्वजीत सिंह ने बताया कि अभी वे एक ही शिफ्ट में छात्र बुला रहे हैं। छात्र संख्या बढ़ने पर 2 शिफ्ट में कक्षा चलाएंगे। हालांकि पारावाली शाखा में 2 शिफ्ट में स्कूल खुलेगा। पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल के प्रिंसिपल शर्मिला सिंह ने बताया कि वे अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही ऑफलाइन क्लास लगाएंगी। कक्षा 9 और 11 की ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। बाद में इनकी भी ऑफलाइन क्लास शुरू की जाएंगी। इन स्कूलों में ऐसे चलेंगी कक्षाएं। वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की प्रिंसिपल ऋचा खन्ना ने बताया कि छात्र संख्या कम होने से एक ही पाली में ऑफलाइन कक्षाएं चलाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट होने से यहाँ भी समय में फेरबदल किया गया है। केवी गोमती नगर के प्रिंसिपल डॉक्टर CBP वर्मा ने बताया कि 5 घंटे की कक्षाएं चलेंगी। CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने बताया कि दोनों शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए परिसर को सैनिटाइज कर लिया गया है। साथ ही 6-6 फीट की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। छात्रों को गेट पर सैनिटाइज कर मास्क भी दिए जाएंगे। रोजाना कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। परिसर में कोविड के नियमों का पालन करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। उधर लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेज में प्रबंधक SP सिंह ने सभी निदेशक व प्रिंसिपल की बैठक ली। उन्होंने बताया कि शासन के निर्धारित समय के अनुसार स्कूल चलेगा। रोजाना सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर आदि की व्यवस्था कर ली गई है। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की उच्च शिक्षा का सपना यूपी सरकार साकार करेगी। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। वाराणसी में भी यह सर्वे शुरू हो गया है। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य, देखरेख, पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था करने के साथ ही अब सरकार 18 से 23 साल के छात्रों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को भी साकार करेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव V हेकाली झिमोमी की ओर से जिला प्रशासन को आदेश जारी किया जा चुका है। वाराणसी के जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के ऐसे छात्र जिन्होंने कोरोना काल में 1 मार्च 2020 के बाद माता पिता दोनों या एक अभिभावक को खोया है, उन्हें 25 रुपये प्रतिमाह की मदद दी जाएगी। इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।
इस श्रेणी में 18 से 23 साल के छात्रों को जो कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नीट, जेईई जैसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावियों को भी 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वे कराया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ। कोरोना काल में पेंशन स्कीम की महत्व तेजी से बढ़ा है। इसका कारण यह है कि ऐसे कोविड ने भविष्य की जरूरतों के लिए बचत के महत्व से सभी को अवगत करा दिया है। इसी को देखते हुए लोगों में अपने भविष्य को बचाने की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की ओर से जारी आंकड़ों से साफ पता चलता है कि लोगों में अपने भविष्य को सुरक्षित करने का रुझान तेजी से बढ़ा। PFRDA की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और अटल पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत संयुक्त संपत्ति AUM 31 जून 2021 तक 29.88% बढ़ी है। इस तरह इसके तहत प्रबंधित संपत्ति 6.27 खरब रुपए हो गई है। यह गणना सालाना आधार पर की गई। पिछले साल 31 जून 2020 में संयुक्त AUM 48.3 खर्च रुपए। इस दौरान NPS निवेशकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। जुलाई 2021 में कुल NPS निवेशकों की संख्या 4.42 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष के दौरान 3.57 करोड़ थी। वहीं सालाना आधार पर 23.79% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था। NPS को पहली बार 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपनाया था। NPS उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जो 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे और इसे 2009 में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। बाजार से जुड़े होने और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की ट्रेड रिकॉर्ड को देखते हुए इसमें निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।